अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग का, एमएडओ का न्यू टॉपिक भी है और क्या कहते हैं, मुश्किल तो नहीं है लेकिन एक यूनिक टॉपिक है, तो इसको भी हमने इसको आज डिस्कस करना है। इसका नाम है जनाब जॉइंट प्रोडक्ट। असल में देखो, कभी कभार प्रोसेस जो होते हैं ना, कभी कभार प्रोसेस में आपने कोई चीज़ डाली, ठीक है, आपने प्रोसेस में एक चीज़ डाली है, इनपुट किया फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स, और आपको इनपुट करने में लगे 1 लाख रुपए, ठीक है ना। प्रोसेस के थ्रू गुजरी और एंड पे जो है ना, ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स निकली। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट जहाँ से ये सेपरेट हुए ना, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। एक पॉइंट पे आके सेपरेट तो होंगे ना, जो इनपुट था एक पॉइंट पे आके एक प्रोसेस जब लगा, उस उस वक्त जो पॉइंट आया जिसपे वो सेपरेट हुए उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन, और उसके बाद प्रोडक्ट्स निकले ज़्यादा सारे, ठीक है ना। होता ये है कि देखो, जब प्रोसेस से निकलते ना ए ज्यादा सारे प्रोडक्ट, इसे बोले जाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन ना, हमेशा आप एक प्रोसेस में चीज डालो और ज्यादा सारी चीजें निकले, हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आपके लिए काम वाली चीज हो। कभी कभार ऐसा होता है कि एक आप निकालना चाह रहे हो तो प्रोसेस लगाते हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ये आपको चाहिए थे जिसके लिए आपने किया, और डी जो था ना वो इस एम ही निकल आया। मतलब होता है ना कि बंदा यार कोई प्रोसेस कर रहा है तो एक चीज ऐसी फजूल निकल आती है, जैसे कोई वेस्टेज वाली चीज, या फिर आपने प्रोसेस किया, आपने निकालना था वो तेल, ऑयल था, ऑयल को आपने प्रोसेस किया, उसमें से पेट्रोल निकला, उसमें से मुख्तलिफ किस्म के ऑयल निकले, और एंड पे उसमें से एक निकलता है ब्लैक कलर का, एक वो चीज जो इस्तेमाल में नहीं होती, उसे बोलते हैं भाई स्क्रैप, जो जाया होने वाली चीज होती है। तो इसलिए खाली ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं निकलते। असल में ज्वाइंट प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रोडक्ट जो जिसका कोई काम नहीं ना होता, जो एमी फजूल में निकल रहा था, उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। पहले ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में फर्क समझते हैं, फिर वापस आता हूँ इस डायग्राम पे जो ऊपर बनाई है। ज्वाइंट प्रोडक्ट बेसिकली होता है मेन प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट जो हम चाह रहे होते हैं ना यार भाई, कि या मेन प्रोसेस के थ्रू निकालना, वो होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, मतलब वो जो उसके लगे जो उसकी सेलिंग प्राइस को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे ना, तो उसकी अच्छी सेलिंग प्राइस होगी, सही सेलिंग प्राइस होगी। सिग्निफिकेंट मतलब कि प्रॉपर। और इसके लिए ना, एक बार यार ना, हर ज्वाइंट प्रोडक्ट को ना आप सेपरेटली कैलकुलेट करते हो, मतलब कॉस्ट सेपरेट कैलकुलेट करते हो। जैसे ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट इज सेपरेटली कॉस्टेड। सेपरेटली कॉस्टेड का मतलब कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो सेपरेट करते हो हर किसी को, ठीक है ना। हाँ, पूछते क्या हुआ, क्या हुआ उसामा, कुछ पूछना है आपने। दूसरी साइड पे क्या होता है कि जब आप प्रोसेस से निकाल दो और एक ऐसी चीज जिसका जो खुद ब खुद निकल आती है, जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। और इसकी जो सेलिंग प्राइस होती है ना, ये स्क्रैप वैल्यू पे बेचा जाता है, इसकी इनसिग्निफिकेंट सेलिंग प्राइस होती है। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि बाय प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट नहीं होती, पैसे नहीं होते, मतलब उसमें कॉस्ट कॉस्ट होती नहीं है, वो तो ऐसे ही निकल आता है, ठीक है। तो इसमें कोई कॉस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, नो कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब हम इसके लिए लेते थे कॉस्ट लेके बैठ, जब हमने एक चीज बेचनी नहीं है आगे, या जाया चीज है, तो हम क्यों उसकी कॉस्टिंग करें, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप एक प्रोसेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चीजें डाली और आपके पास ज्यादा सारी निकल आई है, कुछ आपके पास ये निकल आया, गंद वाला निकल आया बाय प्रोडक्ट, कुछ आपके पास वो चीजें निकल आई जो आपको मेन प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरह की इस प्रोसेस को कहा जाता है ज्वाइंट प्रोडक्ट निकलना, ठीक है ना। अच्छा यार, बेसिकली ना हमारे लेवल पे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल बात है ना, कि आपको ऑयल में से काफी चीजें निकलनी। अब कैलकुलेशन जो है वो देखने लगे हैं। कैलकुलेशन समझने से पहले ना, असल में मैं ये चैप्टर को कैलकुलेशन पुराने से पहले ना बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट पता होना बड़ा जरूरी है। मैं करवाता हूँ, उसकी रीजन ये है
कि बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट जिसको आता है उसका सवाल ठीक होता है, जिसको नहीं आता उसका सवाल गलत होता है। तो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताने लगा। देखो बाय प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल इसमें से डी जो है ना बाय प्रोडक्ट है। अब बाय प्रोडक्ट ना बिकता है आगे, ये बिकता है लेकिन स्क्रैप वैल्यू पे, सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू। एक ऐसा ऐसा जैसे जाया चीज हो जाती है आप स्क्रैप में उठाते हो ना, वैसे ये बिकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब स्क्रैप बिकता होगा तो इसका कोई ना कोई रेवेन्यू आता होगा, पैसे आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। तो उन पैसों की ट्रीटमेंट क्या करनी है भाई, हम एक चीज चाहे हम उसे प्रॉपर नहीं चाह रहे थे लेकिन हमने बेचा, उससे रेवेन्यू आया, तो उसका ट्रीटमेंट तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो बेसिकली अब हम यही पढ़ने लगे हैं कि बाय प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू ट्रीटमेंट, जो उससे रेवेन्यू आया उसका क्या करना है, ठीक है ना। सवाल में, अभी सवाल हमने सीखा नहीं है, पहले ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर सवाल में हम ट्रीटमेंट किस तरह डील करना है उसको बताऊंगा जब सवाल हम करेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट का। सही है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट के ना यार एक बात ना याद रख लो, हमारा चैप्टर है प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है ना। अगर तो वो जनाब वो सवाल में ना लिखा होगा, उसने एक चीज लिखी होगी, उसने पूरा सवाल लिखा होगा, नीचे बाय प्रोडक्ट की एक लाइन लिखी होगी। अगर उसने ना सवाल के अंदर लिखा हुआ है ना कि बाय प्रोडक्ट इज एडेड टू सेल्स अकाउंट, अगर उसने सवाल में क्या लिखा हुआ है कि बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू इज एडेड टू सेल्स, क्योंकि रेवेन्यू है ना तो उसको सेल्स में डालोगे। अगर उसने ट्रीटमेंट ये किया है कि एडेड टू सेल्स अकाउंट या फिर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, बात एक ही है। अगर ये बात लिखी है ना तो आपने बाय प्रोडक्ट को इग्नोर कर देना है, आपने सवाल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। सवाल जो अभी हमने करना है, मतलब अभी जो हमने सीखना है, अभी सीखा नहीं है, बाय प्रोडक्ट का बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बाय प्रोडक्ट क्या करना है हमने, जो अगर लिखा हो एड टू सेल्स या क्रेडिट इन सेल्स अकाउंट तो इसको इग्नोर कर देना है, इसका कुछ नहीं करना, फिर हमने अपना सवाल नॉर्मली चलाते रहना है। दूसरी चीज, रेवेन्यू है तो ऑब्वियसली आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड कर सकते हो, ऐड टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट है नहीं तो जितना सेल्स में डालना था उतना ग्रॉस प्रॉफिट में डाल दो, बात तो एक ही है। या फिर क्रेडिट टू पीएनएल, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर ये भी लिखा हो तब भी इसको इग्नोर कर देना, मतलब वैसे तो हो रहा होगा अपनी जगह पे, ऐड हुआ होगा सेल्स पे जीपी पे, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में इसको इग्नोर कर देना है, मतलब प्रोसेस के सवाल में इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज, अगर उसने जनाब लिखा हो ना कि बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट, अब ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो प्रोसेस का पार्ट है, या फिर लिखा हो क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट, ये दो बातें लिखी हो, ये दो में से कोई एक बात लिखी हो, या लिखा हो कि ज्वाइंट प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट, सॉरी बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट, या फिर बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू इज क्रेडिटेड इन प्रोसेस अकाउंट, इस सूरत में इसको हमने सवाल में कंसीडर करना है। मतलब अगर सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो इन सूरत में नहीं करना, सिर्फ किस सूरत में करना है, अगर वो खुद बोले कि ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है, या तो वो लिखा हो कि ज्वाइंट प्रोडक्ट में उसको डिडक्ट किया गया, या फिर लिखा हो कि प्रोसेस अकाउंट में उसको क्रेडिट किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर क्लियर हुआ तो यस लिखो। अच्छा, इसकी रीजन सुन लो, रीजन क्या है बेसिकली, मुझे एक बात बताओ, आपका ना बाय प्रोडक्ट का ना रेवेन्यू आया, पैसे आपके पास आए, ठीक है, आपने सेल्स में नोट कर लिए, सेल्स में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये आया, आपने 100 ऐड कर लिया, एक जगह ऐड कर लिया। अब क्या आप दोबारा से प्रोसेस अकाउंट में उसको रेवेन्यू में दोबारा से कर सकते हो ऐड 100 को, जो एक चीज कंपनी ने पहले ही नोट कर ली हुई है सेल्स में, प्रोसेस में दोबारा से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो डबल नहीं हो जाएगा, 100 100 200 नहीं हो जाएंगे, बताओ। हम नहीं कर सकते। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कर दिया पहले का 100 ऐड, तो फिर दोबारा से क्यों करोगे, नहीं करोगे। हाँ, जब उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन दोनों में से कोई बात नहीं की, उसने कहा डायरेक्टली, उसने डायरेक्टली बात की कि भाई क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट या डिडक्टेड फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, इसका मतलब उसने सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट में कोई ऐड नहीं किया, तो इस सूरत में हम उसको कंसीडर करते हैं और उसको फिर डालते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है उसामा। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि करना क्या है। अब सवाल हम, मैं आपको सवाल बताने लगा हूँ,
अब इसमें ना मेथड पहले बताता हूँ कि मेथड क्या है, फिर उसके बाद ये वाला ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट का जहाँ पे आएगा वहाँ बता दूंगा। देखो इसको करने का तरीका है, इसके अंदर ना कुछ मेथड है, पहले हम पहला मेथड लगाते हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात आ गई है। इसका मेथड क्या होता है? पहला मेथड है फिजिकल आउटपुट मेथड। फिजिकल आउटपुट का मतलब यूनिट्स। फिजिकल आउटपुट मेथड का मतलब जनाब ये है कि आपने ना यूनिट्स की बेस पे जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। असल में है क्या चीज जॉइंट प्रोडक्ट होगा, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, 1 लाख हमने लगाया था ना शुरू में। ज्वाइंट कॉस्ट निकालने का मतलब ये है कि हम वो मेथड लगा के बता सकेंगे कि 1 लाख में से ए पर कितना खर्चा हुआ, 1 लाख में से बी पर कितना खर्चा हुआ, 1 लाख में से सी पर कितना खर्चा हुआ। ठीक है ना, ये मतलब है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 1 लाख की लगाई है, उसमें से कितनी कितनी कॉस्ट जाती है। ठीक है ना, अब इसका फिर फॉर्मूला क्या होगा ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का फिजिकल आउटपुट मेथड के थ्रू। अब फिजिकल आउटपुट मेथड है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लोगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट के यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। अभी बताता हूँ कि किस तरह करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई ज्वाइंट कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने ना इनपुट किए जो कॉस्ट आपने इनपुट की वो थी 1 लाख। ठीक है ना, और जनाब जो आपके पास ए के जो ए निकला, जो बी निकला और जो सी निकला, ए आपके पास निकला 300 यूनिट्स, बी आपके पास निकले जनाब 100 यूनिट्स, और ये 200 यूनिट्स। ये 400 यूनिट्स। ठीक है ना, कितने यूनिट्स निकले? ए के आपके पास कितने यूनिट्स थे? ए के आपके पास जनाब थे 300 यूनिट्स, बी के आपके पास थे 400 और सी के कितने थे? 200। सही है। और उसने कहा कि डी भी एक है लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट से जो उसका रेवेन्यू आया है ना वो है जनाब 2000 रुपए। ठीक है, इसको अभी देखते हैं क्या करना है, इसको भी देखते हैं बाय प्रोडक्ट वाले रेवेन्यू को। हम फॉर्मूला लगाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, हम बताते हैं हमें चाहिए कि ए पे कितना खर्चा आया। ठीक है ना, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट किसकी निकालनी है? ए की। ए की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट की यूनिट्स पकड़ेंगे। अब ए की कॉस्ट निकालनी है तो यूनिट्स भी ए के पकड़ेंगे, मतलब ए के कितने यूनिट्स है? 300 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स करो 300, 400 और 200, कितने आ गए? ये 900 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ज्वाइंट, हाँ मैंने दी हुई है बल्कि, ज्वाइंट कॉस्ट 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट आना है, यहाँ पे अब ट्रीटमेंट आना है कि बाय प्रोडक्ट वाला। अब मेरी एक बात सुनो, अगर तो बाय प्रोडक्ट यहाँ मैं लिखूं कि एडेड इन सेल्स है, यानी क्रेडिटेड इन सेल्स है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा या इसको कंसीडर करूंगा? एडेड इन सेल्स लिखा हुआ है, बताओ हारी साहब भी बताओ। अगर एडेड इन सेल्स लिखा हुआ है तो क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा या फिर कंसीडर करूंगा? हारी साहब भी बताओ, आप सुन रहे हो लेक्चर? इग्नोर करेंगे बिल्कुल। तो मैंने ना यहाँ पे लिखा एडेड इन सेल्स, तो फिर मैं ज्वाइंट कॉस्ट लूंगा पूरी की पूरी 1 लाख। अगर मैं कहता ना यहाँ पे, अगर मैं कहता क्रेडिटेड इन प्रोसेस अकाउंट, अब इसको ना कंसीडर करना था। अब कंसीडर करने का तरीका पता क्या होता है? वो ये होता है कि आप अपनी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से ना
अगर ऐसे लिखा हो तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जो आपकी लग रही है उसमें से आप रेवेन्यू माइनस कर लें। टोटल कितनी लग रही है? 1 लाख, उसमें से रेवेन्यू माइनस करें 2000। अब आपने ज्वाइंट कॉस्ट जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो 98,000 है, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा इसमें। ठीक है, अब ये आंसर क्या क्या आएगा आपके पास? 300 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 98,000, ये आएगा 32667। मतलब कि 1 लाख में से इतना हिस्सा ए का है। अच्छा, ज्वाइंट प्रोडक्ट बी, कॉस्ट बी, लेकिन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? यूनिट्स ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिजिकल आउटपुट मेथड है। फिजिकल आउटपुट मेथड में मैंने यूनिट्स लेने हैं। सिर्फ एक ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, अगर यहाँ पे क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट है तो माइनस करना है टोटल में से, अगर नहीं है इसके अलावा कुछ है तो फिर नहीं करना। अच्छा, ज्वाइंट प्रोडक्ट पी किस आएगी मेरे पास? 400 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 98,000। इसी तरह ज्वाइंट प्रोडक्ट सी किस तरह आएगी? सी का हिस्सा कैसे आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 98,000। और मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ लिखा होता कि जनाब बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू पीएनएल या फिर क्रेडिटेड टू सेल्स, तो फिर मैं मल्टीप्लाई ये इसको मल्टीप्लाई किससे क्या करता? 98,000 के साथ करता। अगर उसने लिखा होता सेल्स या फिर किसके साथ करता उसामा और हारिस, दोनों बताओ। हारिस आप भी बताओ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम कमाल समझ लिया। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, ये अब मैं ना दूसरा मेथड पढ़ाने लगा हूँ। ये था फिजिकल आउटपुट मेथड। कौन सा था? फिजिकल आउटपुट मेथड। दूसरा मेथड है जनाब सेल्स वैल्यू मेथड। अच्छा, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एक पॉइंट चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं करना। सिर्फ क्या, जहां यूनिट्स थे अब यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू यूज होंगे, बस। वो भी कितना आसान काम है, देखो मैं बाकी सवाल ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ। 1 लाख आपका लगा रेवेन्यू, ठीक है। बाय वही डी जो था बाय प्रोडक्ट, उसका जो रेवेन्यू है वही है 2000 ये। अच्छा, सवाल में उसने ना आपको कभी कभार डायरेक्टली सेल्स ही होती है, कभी कभार किस तरह दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए। उसने दिया था जैसे 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स और 200 यूनिट्स, और आगे बताया होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस है 243, तो आप पहले सेल्स निकालोगे, टोटल सेल्स रेवेन्यू निकालोगे। सेल्स निकाला तो 300 इंटू 200 600, 1600 और 600। अब तीनों को ऐड करना है टोटल के लिए, 600 600 22 1200 और 1600 2800। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे फॉर्मूला वही लगना है। अच्छा, अब यहाँ मैं लिख दूंगी बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट का वही सीन रहेगा कि अगर वो उसका क्रेडिट हो रहा है प्रोसेस में तो ये, अगर क्रेडिट हो रहा है सेल्स में तो फिर इग्नोर करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे सवाल के मुताबिक क्रेडिट हो रहा है सेल्स में, फॉर्मूला वही लगना है ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का। अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट की ए की कॉस्ट निकालनी, किस तरह निकालूंगा? अब रेवेन्यू मेथड है तो क्या होगा, ज्वाइंट, इसका फॉर्मूला पहले मैं एक दफा लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ। इसका होगा ज्वाइंट प्रोडक्ट का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू ज्वाइंट कॉस्ट। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट को जो ए की निकालनी है मैंने, वो कैसे निकालूंगा? ज्वाइंट प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या है मेरे पास? टोटल, टोटल नहीं सॉरी, ए का है 600 डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू 2800 इनटू ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी लूं बताओ? वो ऑलरेडी क्रेडिट नहीं है, वो क्रेडिट करना पड़ता है। जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट वो हम खुद ही इस वजह से माइनस करें कि वो क्रेडिट हो रहा है। सही है, जो माइनस हम कर रहे हैं ना बाय प्रोडक्ट की रेवेन्यू को, उसने ये बोला कि इस क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, तो हम प्रोसेस अकाउंट का सवाल कर रहे हैं ना, तो हम क्रेडिट कर देंगे उसको। ऑलरेडी नहीं है वो, हमने ही किया उसको इसी पॉइंट पे। अभी अभी मुझे बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई ज्वाइंट कॉस्ट? 1 लाख लिखूं या 98,000 लिखूं? हाँ भी उसामा और हारिस। हारिस आप बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? हारिस भाई, हारिस मैंने बाय प्रोडक्ट को क्रेडिट किया सेल्स में, तो 98 लिखूंगा या 1 लाख लिखूंगा?
माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? हारिस 98 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा। देखो सिर्फ माइनस तब करना है जब क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट हो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट हो सिर्फ तब माइनस करना है, उसके अलावा कोई भी केस हो माइनस नहीं करना। ठीक है हारिस? सिर्फ जब वो कहेगा ना क्रेडिट इन प्रोसेस अकाउंट फिर माइनस करना है, उसके अलावा केस में इग्नोर कर देना है। तो इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है ना? अब मैं जॉइंट कोस्ट 1 लाख यूज करूंगा। अच्छा ये मेरे पास क्या आ जाएगा जनाब? 600 डिवाइडेड बाय 2800 इंटू, क्या समझ नहीं आ रहा उसामा आपको? क्या चीज समझ नहीं आई वो पूछो। कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? अच्छा अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कहाँ पे क्रेडिट है? सेल्स अकाउंट में। अब ये अब दूसरी बात ये बी का मैंने निकालना है। बी का क्या निकालना है? ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी। ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट ही मतलब तरीका तीनों ही ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के। जैसे ऊपर भी मैंने क्या निकाला था? ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट। यहाँ पे भी मेथड सेल्स वैल्यू है लेकिन ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालूंगा। ठीक है ना? अच्छा बी कैसे निकालूंगा? रेवेन्यू पकड़ूंगा बी का रेवेन्यू का 1600 डिवाइडेड बाय टोटल 2800। अच्छा अब बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, इग्नोर करूं या कंसीडर करूं? प्रोसेस कॉस्टिंग के लिहाज से, प्रोसेस अकाउंट के लिहाज से इग्नोर या कंसीडर? अच्छा अगर इग्नोर करूं तो माइनस करूं 1 लाख में से 2000 की ना करूं? ना करें तो मतलब कि 1 लाख से माइनस हो मल्टीप्लाई होगा। जो भी इसका आंसर आएगा वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बी। और ज्वाइंट कॉस्ट जो सी है वो किस तरह आएगी? 600 डिवाइडेड बाय 2800 मल्टीप्लाई 1 लाख। हाँ भाई हारिस और उसामा यहाँ तक क्लियर हुआ है बात सारी ये बाय प्रोडक्ट की और सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट के सवाल की? अच्छा भाई इसके बाद में यार अब तीसरा मेथड एक और है। अच्छा मेथड जो भी हो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट साथ साथ अपना अपना चलेगा, मेथड चेंज हो सकता है, मेथड जो वो बोलेगा उसके मुताबिक करना है। तीसरा मेथड है जनाब एनआरवी मेथड। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको बेसिकली दूसरे जुबान में ना कहते हैं कि मतलब बताता हूँ कि क्या कहते हैं, अभी कैलकुलेशन से बताता हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू असल में होती है कि सेलिंग प्राइस जब आप बेचते होते हैं ना, कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना बड़ी बड़ी खराब हो जाती है, ये थोड़ा बहुत पुरानी हो जाती है, फिर आप क्या करते हो? आप उसको एनआरवी पे बेचते हो। एनआरवी का मतलब ये कि सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस में जब आप बेचते हो तो जितना भी उस पर खर्चा करते हो ना बेचने के लिए, यानी सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट टू सेल, उसको बेचने का जो खर्चा करते हो, एक तो होता है ना बेचना, एक होता है उसको बेचने पे भी खर्चा करना। जैसे आपकी बड़ी बड़ी चीज खराब हो गई, अब आपने दोबारा से खर्चा किया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल आपकी क्या होती है? वो एनआरवी। ठीक है ना? एनआरवी मेथड के सवाल किस तरह करने हैं? अच्छा सवाल फिर भी सेम ही है सारा। आपके पास रेवेन्यू क्या था? ये देखो सेल्स में यहाँ से उठा रहा हूँ 600, 1600 और 600। ए बी और सी, इसकी सेल्स क्या थी? उसने डायरेक्ट भी आपको एनआरवी दी हो सकती है, डायरेक्ट ना दी हो तो कैसे निकालनी है? 600, 1600 और 600 माइनस उसने दिया होगा कॉस्ट टू सेल कि उसको बेचने का आगे खर्चा कितना है। फॉर एग्जाम्पल ने कहा है 200, 200 और 200। तो आप जब सेल्स में से कॉस्ट टू सेल माइनस करोगे तो ये आपके पास एनआरवी आ जाएगी। अब एनआरवी निकालोगे, माइनस करोगे 400, 1400 और 400 और इसको टोटल कर लो 400, 400, 800, 1400, 2200। आगे सवाल बिल्कुल सारा सेम है। जस्ट एक वो बात है वो जो मैंने आपको बताई थी कि 1 लाख जो है वो कॉस्ट है, इसमें जो है ना प्रोसेस जो 2000 का जो रेवेन्यू है बाय प्रोडक्ट का वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट है। अब बोर्ड से बताना मुझे, फॉर्मूला में पहले लिखने लगा ज्वाइंट प्रोडक्ट किस लिहाज से, ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आएगी? इसमें इस तरह आएगी एनआरवी मेथड में कि ज्वाइंट प्रोडक्ट का एनआरवी लो जो भी आपका है ए बी सी में से, टोटल एनआरवी लो
मल्टीप्लाई करो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट से, ठीक है ना। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, एक ही निकालने लगूंगा ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट का एनआरबी क्या है 400 डिवाइड बाय टोटल क्या है 2200 मल्टीप्लाई ज्वाइंट कॉस्ट क्या मेरे पास। अब बताओ ज्वाइंट कॉस्ट क्या यूज करूं, ज्वाइंट कॉस्ट क्या यूज करूं, ज्वाइंट कॉस्ट 98। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ प्रोसेस किया था इस वजह से 1 लाख मुझे 2000 मुझे माइनस करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। जो भी इसका आंसर आएगा वो ए का होगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट अगर कोर्स वो आपको सवाल में सारा बताएगा, सब कुछ बताएगा कि आपने एनआरबी मेथड यूज करना है फिजिकल या फिर सेल्स, और प्रोसेस कोस्ट और जो बाय प्रोडक्ट है वो किस तरह उसका रेवेन्यू आया हुआ है। पी का किस तरह आएगा 1400 डिवाइडेड बाई 2200 इंटू 98,000। हाँ वो बताओ, और सी का भी इसी तरह आएगा, ऊपर एनआरबी नीचे टोटल एनआरबी मल्टीप्लाई 98,000। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक।